देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वालों 2023 ਵਿੱਚ अपना बजट पेश किया गया। उस तो बाद किसानों वालों लगातार ये बजट का विरोध किया जा रहा है। उत्थे दूसरे पासे बीजेपी वालों इस बजट ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ बजट पेश किया जा रहा है, जिस ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਫਰ ਇਸਲਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ बीजेपी ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ पेश किया गया ਉਹ 2027 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश की कमांड सौंपी गई सी। उस वेले देशवासी बहुत बुरी हालत विच निकले सन, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वालों हरेक घर विच चूल्हा ते गैस सिलेंडर पहुंचाया गया। जफर इस्लाम ने अगे बोलते हुए कहा कि देश विच नौजवानों नूं नौकरियां मिल सकण, इस नूं भी पूरी तरह नाल आख्या जा रहा है ਅਤੇ ਪੰਜ देश की अर्थव्यवस्था नूं ध्यान विच रख के ही इस साल का बजट ਅਤੇ रूप रेखावां तैयार कीतियां जा रही हैं। अगे बोलते उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान वालों जो दावे पेश किया गया कि पंजाब नूं ध्यान विच रख के यह बजट पेश किया गया है, यह सरासर गलत है, क्योंकि पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ब्यूरो रिपोर्ट HSN। लोगों का नमस्कार और आप लोग मीडिया बंधु जितने भी आए सबका स्वागत है आज इस प्रेस वार्ता में। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हर साल सरकार जो बजट पेश करती है वो 1 फरवरी को इस बार भी पेश हुआ है और उसकी थोड़ी जानकारी हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारा मुख्य कारण है कि आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज की चर्चा जो है मुख्यतः उसी पर रहेगी कि बजट में क्या बातें हुई हैं, बजट के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे। देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार और कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि अमृत काल शुरू हो गया है। अब अमृत काल के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारी जो चिंता है और कोशिश जो हमारे प्रधानमंत्री जी की है कि 2047 तक हमें विकसित देशों के सूची में आना है। विकसित देशों की सूची में आने के लिए आज से उसकी तैयारियां जो शुरू हो गई है। अमृत काल का पहला बजट है और उस बजट का जो विजन था, वो विजन सबसे पहला विजन यही था कि एक ऐसा समावेशी और जो जिसमें अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था वाली जो है हमारे सरकार और हमारा देश रहे, जिसमें नॉलेज का भरपूर योगदान हो देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल्स का बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान हो और जो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो। ये इसका जो बेसिक विजन है और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पूरे बजट में जो 4 चीज़ें जो बहुत प्रमुखता से जो देखी गई हैं, जिसके बारे में चर्चा की गई, जो हमारी जिस अपॉर्चुनिटीज़ को आगे हमारी सरकार इस पूरे इसमें बजट के में जो पेश हुआ है उसके द्वारा आगे बढ़ाना चाहती है, वो है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो ग्रीन ग्रोथ जो है, हरित जो है उसका विकास करना है, उसकी फोकस है। युवाओं को जो है आगे बढ़ाना है, उसके बारे में चिंता की गई है। और जो टूरिज़्म के बारे में जो बहुत बड़ा फोकस है कि टूरिज़्म जो है हमारे देश में आगे बढ़े। इस बजट पे भी उसका जिक्र है कि 50 ऐसी जगह, इसके डिटेल्स अभी आते रहेंगे, लेकिन टूरिज़्म को बहुत बड़ा महत्व है और टूरिज़्म को के माध्यम से देश को आगे पहुंचाना है, ये जो है हमारी कोशिश है। लेकिन बजट का जो अगर आप पूरे बजट को अगर आप एनालाइज किए तो उसका जो मिशन है और उसका जो विज़न है, उसकी जो प्राथमिकता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वंचितों को, किसानों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो SC ST हो, सभी वर्गों के लिए को आगे बढ़ाने का और ख़ासकर दिव्यांग को, ऐसे गरीब अति गरीब जो लोग हैं, जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए, पिछड़े लोगों के लिए, और जो है नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले या यूनियन टेरिटरीज में रहने वाले या फिर ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, उन सब के बारे में इस पे चिंता की गई है। हमने कोशिश की है और इसमें प्रायोरिटीज़ भी जो है, जो मुख्यतः जो कोशिश में इन सभी वर्गों को लेते हुए जो कोशिश, जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए।
कोई भी विकास जो है इंक्लूसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब देखिए, अगर आप पिछले दिनों में आप जाएं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब बोलते हैं सभी लोगों का समावेशी विकास होना चाहिए, तो उससे दिखा है कि हमने जिनके पास जनधन अकाउंट नहीं थे उनके जनधन अकाउंट खुलवाए, ताकि अनबैंक्ड लोगों के को बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उसी तरह से जिनके पास शौचालय नहीं थे, महिलाओं के मान सम्मान में हमने शौचालय दिए और घर घर तक शौचालय। जिनके पास पीने के पानी नहीं थे उनको हम पानी एक मिशन के तौर पे एक नई मिनिस्ट्री बनाई और नल से जल देने का काम जो किया है। उसी तरह से जो हमारी माता बहनें जब वो लकड़ियों से आग जलाती थी तो उनको कई तरह की बीमारियां होती थी, उसके धुएं से उससे निजात पाने के लिए हमने जो गैस चूल्हे का प्रोवाइड करने की जो श्रृंखला चलाई है, उसी उसी इसमें कि हम सबको इस विकास से जो पिछले पहले दिनों में क्या होता था, कांग्रेस अक्सर नारा देती थी कि बिजली पानी सड़क हम देंगे, लेकिन देने का काम नहीं किया। लेकिन अगर आप 2014 के बाद देखिए, हमारी सरकार ने वही कोशिश की है कि हम सबको वही चीज़ देंगे जो आम जिंदगी में ज़रूरत होती है लोगों की, उसको देने हैं। तो हमने देने का काम किया है, चाहे वो 9 करोड़ से ज़्यादा जो है हमने गैस कनेक्शन दिए हैं, चाहे कि वो चूल्हा गैस के थ्रू जलाएं, और भी ऐसी बहुत सुविधाएं दी है। जिसके पास घर नहीं है उनको घर देने का काम किया, जिसके पास पानी नहीं है पानी नहीं, जिनके घर में बिजली नहीं आती बिजली देने का काम किया, कि एक आम नागरिक अपने आप को मजबूत महसूस करे, सरकार उनकी चिंता करे, सरकार उनके हित में उनके हितों का ध्यान रखे और उनको मुख्य धारा से जोड़े। ऐसी कोशिश हमारी रही है और इसीलिए हमने कहा है कि हमारा समावेशी विकास होना चाहिए। ये जो है ऑब्जेक्टिव है, ये प्रायोरिटी है सरकार के लिए। दूसरी बात जो है हमारी सरकार की, आप देखें तो जो भी हमने फैसले लिए हैं वो लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए, आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, जिसका फ़ायदा दीनदयाल जी ने कहा था। 2 चीज़ें बहुत बार बार उन्होंने जोर दिया है। एक तो वो कि जो लोग 2 तरह के लोग होते हैं, जो अपने होते हैं और जो अपने होने वाले होते हैं। हम सबको, चाहे मुझे वोट दे या ना दे, हम सब की चिंता करते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कतार में आखिरी खड़ा हुआ आदमी है उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, उसको उसके दामन थामे और उसको मजबूत बनाए। तो हमारी सरकार की नीति है और इस पूरे बजट में जो फोकस है वो ये है कि जितनी भी सरकार ने स्कीम पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, उसका लाभ जो है आखिरी आदमी तक जो है पहुंचना चाहिए, इसकी चिंता हमने करनी है। उसके लिए हमने बहुत सारे उपाय किए, जैसे ब्लॉक लेवल पर जो है वो 500 ब्लॉक ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जिससे जो है लोगों को उनके घर तक उनकी जो चिंता करने की जो कोशिश है, वैसे 500 ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको इस पूरे सरकारी पॉलिसी का जो लाभ मिले उसकी चिंता की जाएगी 500 ब्लॉक में। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी कोशिश रही है कि अर्थव्यवस्था जो बहुत मजबूत होके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसका और इन्वेस्टमेंट जो है। तो आप अगर देखिए पिछले 9 सालों में जब से हमारी सरकार है, हमने कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बहुत मजबूत कीजिए। याद होगा आपको, इसी देश के बारे में, इसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में 2013 में पूरी दुनिया में एक ही गुहार होता था कि दुनिया की 5 जो सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है, सबसे कमज़ोर इकोनॉमी है, वो जो है भारत, उसमें एक उस जो 5 लोगों में की सूची में भारत भी आता था। भारत में करप्शन बहुत था, भारत में स्कैम्स होते थे, तो लोग कहते थे बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में कि भारत एक ऐसा देश है जहां स्कैम्स और स्कैमस्टर्स रहते हैं, फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स रहते हैं, और यहाँ इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्था में थी। हमारी पोजीशन उस वक्त 13 नंबर पे थी, लेकिन हमारे सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो हमारी सरकार 2014 से चली, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के आंकड़े होते हैं, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था को जांचने के परखने के जिस आंकड़ों से देखा जाता है, उस पर बहुत कोशिश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। मजबूत देश को एक ऐसा संकल्प लिया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को
देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आज आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत है और देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि दुनिया के 5 जो मजबूत इकॉनमी उसमें 5वें दर्जे पे आज भारत है। ये अपने आप में बहुत गर्वान्वित वाली बात है हर देशवासियों के लिए कि हम आज 5वें स्थान में ब्रिटेन को जो देश हम पे राज किया था उसको हमने पीछे छोड़ दिया है और हम तेज़ी से उस जो विकास की पटरी पे जो हमारा मूल मंत्र है हमारी सरकार का उस पे पटरी पे नहीं बल्कि पटरी पे तेज़ी से दौड़ रही है। चाहे आप किसी तरह से देखिए इसको आंकने की कोशिश कीजिए, चाहे आप रेलवे बजट को देखिए, चाहे आप रोड के बजट को देखिए, चाहे आप हाईवेज़ के बजट को देखिए या आपने सीवेज के बजट को देखिए या आपने एविएशन के बजट को देखिए, हर जगह पर बढ़ोतरी की गई है। हर जगह पे ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा तो जाहिर है उससे जॉब क्रिएशन होगा। तो हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट करना, ये जो है बेसिक पॉलिसी हमारी सरकार की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और गवर्नेंस अप्रोच ऐसा हो कि उसमें सारी चीज़ें अपने आप हो और पॉलिसी ड्रिवन हो। तो हमारी सरकार ने इस मूल मंत्र को जब ज़मीन पे धरातल पर उतारा तो उसका फ़ायदा ये है, जैसा मैंने कहा, 5वें दर्जे की इकॉनमी बनी और 5वें दुनिया के 5वें लेवल पे इकॉनमी है। साथ साथ आप जिस पैरामीटर पे देखिए, जैसे उस वक्त जो है जो महंगाई दर था उस वक्त डबल डिजिट में था, आज बहुत कम है। उस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट था उस वक्त बहुत ज़्यादा था और ख़ासकर कोविड के समय जो है वो और तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए आत्मनिर्भर पैकेजेस द्वारा, आज देखिए 5.9 का जो लक्ष्य हमने रखा है, पिछले बार 6.4 का लक्ष्य रखा था, वो हमने अचीव किया। अब 5.9% ऑफ जीडीपी जो है वो इस बार हमने जो है अपने लिए जो कर्जा का जो है जो फिस्कल डेफिसिट है उसका टारगेट रखा है। इन्वेस्टमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है और जो कैपेक्स बोलते हैं वो जो सबसे ज़्यादा युवा के लिए होता है, जॉब क्रिएट करता है, उसके लिए जो हमने सबसे ज़्यादा देखा कि पहले 3.5 लाख करोड़ हमने बजटरी एलोकेट किया, फिर 5.5 लाख किया, फिर 7.5 लाख किया, फिर 10 लाख किया। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, ताकि अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो ग्रोथ होता है तो जॉब क्रिएशन होता है, नौकरियां होती है, खुशहाली आती है। और उसका नमूना आपके सामने है कि पिछले 9 साल की सरकार में जो हमारा जो है 76,000 से 1,97,000 पर कैपिटा एक नागरिक की जो पर कैपिटा इनकम जो है देश के हिसाब से वो 1,97,000 बढ़ के हो गई, जो कि कांग्रेस के समय सिर्फ मात्र 76,000 थी। तो उससे समझ में आता है देश जो सिर्फ तरक्की नहीं, देशवासी भी तरक्की कर रहे हैं और देश के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बार जो है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड है। इसलिए कि अगर इसको देखें 3.3% जो है वो जीडीपी का है और अगर जितने ग्रांट्स सरकार दे रहे हैं उसको भी अगर इंक्लूड कर दीजिए तो 13.47 लाख करोड़ का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो 4.3% जो है जीडीपी का होगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया था वो 2% ऑफ जीडीपी किया था, लेकिन आज आपकी सरकार ने युवा पीढ़ी को देखते हुए, हमारे मध्य वर्ग को देखते हुए, हमारे देश के में जो क्षमता है उनको देखते हुए हमने इसको बढ़ाने का काम किया है और 10 लाख किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बने, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। और पॉलिसी मेजर इस तरह से लिए हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि निवेश होगा तो लोगों को ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब होगी। चौथी चीज़ जो प्रायोरिटी जो हमारे सरकार की रही है, वो आपने देखा होगा कि हमारे देश के बारे में कई बार ऐसा कहते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब हमारे देश में क्षमता है और उन क्षमता को अनलीश करने के बहुत सारे मौके नहीं मिलते हैं, उसको निखारने के मौके नहीं मिलते हैं। इसलिए कई बार हम बहुत सारे क्षमता वाले लोग जो है देश को
दूसरे देशों में जाकर अपनी क्षमताओं का उस देश को जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिए बिल्कुल जो चाहती है कि बजट में उसका बहुत बड़ा फोकस रहा है कि ऐसे लोग जो क्षमतावान हैं, जिनकी क्षमता, जिनमें बहुत सारी क्षमता है, उनको निखारने का काम हमारी सरकार करेगी। हर तरह के स्किल डेवलपमेंट से लेके हर तरह के वैसे मौके फ्राहम करेगी ताकि उनकी सारी जो क्षमता है उसका फ़ायदा जो है देश को पहुँचे, देश की जनता को पहुँचे, देश की सरकारों को पहुँचे। उसके अलावा जो है यूथ के बारे में जो हमारा फोकस है कि यूथ के बारे में कि यूथ में हमने यूथ के लिए बहुत कुछ करना है। आपको पता है कि 2030 में देश पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो भारतवर्ष में होगी। जाहिर है सरकार की कोशिश है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सरकार, एक मजबूत देश और एक ऐसी अर्थव्यवस्था दे जिससे देश के युवा पीढ़ी को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए हमने युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इस बार इस बजट में लिया गया और ख़ास के अगर आप देखिए तो टीचर्स के भी जो 38,000 टीचर्स, ऐसे 38,800 टीचर्स को अपॉइंट किए जाएंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स में, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए टीचर्स अवेलेबल हों और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रधानमंत्री कौशल विकास, उसके लिए उसमें बहुत तरह के आधुनिक से लेके बहुत तरह नए जो स्किल सेट्स हैं उसको डेवलपमेंट के लिए 100 ऐसे सेंटर खोले जाएंगे ताकि उनमें उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा हो सके। प्लस 3 साल तक ऐसे 47 लाख बच्चे होंगे ऐसे युवा पीढ़ी के जिनको जो अप्रेंटिसशिप भी दिया जाएगा, उनको साथ साथ उनके स्किल को निखारने के लिए सरकार वो भी जो है मुहैया कराएगी ताकि युवा पीढ़ी जो है देश की अर्थव्यवस्था में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, नौकरियां भी आसानी से मिले और वो देश के जो जीडीपी है उसमें भी उनका जो कंट्रीब्यूशन साफ दिखे। उसके अलावा जो है हरित जो ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात किया गया है, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए जो एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन किया गया है 2200 करोड़ के, या फिर आप देखिए और भी कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार द्वारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था उसको हो और प्राथमिकता देते हुए उसके लिए कई ऐसे पॉलिसी डिसीजन भी लिए गए हैं। साथ साथ जो आखिरी जो इसमें जो प्रायोरिटी एरिया जो था वो है फाइनेंशियल सेक्टर का, कि हमने बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। एक खासकर जो पैन जैसी चीज़ें जो पूरे देश में जो है वो पैन को एक जो आपकी आइडेंटिटी जो है वो पैन से रहेगी और उसकी मान्यता पूरे देश में होगी, ऐसा सरकार ने बजट में कहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनके जो स्मॉल सेविंग स्कीम में 2 लाख का ये किया है कि 2 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट का 7.5% मिलेगा। साथ साथ हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी अगर आप देखें तो उनके लिए जो 4.5 लाख के जो सालाना जो फिक्स डिपॉजिट का था उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया है और अगर जॉइंट अकाउंट में तो 15 लाख और उनके 15 लाख के इन्वेस्टमेंट को जो है 30 लाख कर दिया गया है। तो ये भी जो है और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए और लोन लेने के लिए जो है आम नागरिक को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पैन को ऐसा कर दिया गया है कि जो उसके पूरे देश में उसकी मान्यता हो। साथ साथ जो है मध्य वर्ग के लिए पूरे, जैसा मैंने कहा, पूरे इसमें जो है हमने कोशिश की है कि चाहे गरीब आदमी हो, चाहे वो मध्य वर्ग का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो किसी भी इसमें समाज के किसी वर्ग का भी हो, सबके लिए इस बजट में चिंता की गई है। और ख़ास के अगर आप देखें तो मध्य वर्ग जो आज सबसे ज़्यादा लोग बातें करते हैं कि किस चीज़ के बारे में कि क्या सैलरी में कोई राहत मिली है, टैक्स में कोई राहत मिली है। तो इस बार आपने देखा हो कि बहुत बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत दी है टैक्स में, और टैक्स में जो राहत दी है 2 तरह के एक स्कीम बनाई है। एक जो डिफ़ॉल्ट स्कीम जिसमें 7 लाख तक का जो है आपका टैक्स बिल्कुल ज़ीरो टैक्स है, और एक पुराने वाली स्कीम है जिनको इन्वेस्टमेंट करना है
और उनको उसका टैक्स बेनिफिट लेना है, एग्जम्पशन लेना है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डुअल टैक्स रिजीम में एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है जिसमें आज के बहुत सारे सर्वे हमने देखे, सरकारों ने कराई, और जिसमें युवा पीढ़ी कहती है, जो 22-23 साल में बच्चों की नौकरी हो जाती है, वो कहते हैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अभी पूरे पैसे हमारे पास आने चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उनका टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। इस बार सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी सभी लोगों को कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे अगर आप पैसा भी अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेंगे तो आपको जो टैक्स पे राहत दी गई है वो 7 लाख तक ज़ीरो टैक्स है, और अगर आप जैसे जैसे बढ़े तो 25 से 20-30% का जो है टैक्स के अमाउंट से उसका जो है एडवांटेज जो है अगर इनकम बढ़ती रहती है। और इस बार सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखा जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम की थी और वो बहुत जो 42.67% टैक्स दे रहे थे, उनको भी थोड़ी सी राहत सरकार ने दी। जैसा हमने कहा कि समाज के हर वर्गों का ख्याल रखा है, उनको भी थोड़ी राहत दी है। और जो सरचार्ज जो है था वो 37% से घटा के 25% करने से उनकी जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है वो 39% हो गई है। तो मेरा जो लबोलाभ पूरे इस बजट में है कि हमने कोशिश की है किसानों के लिए, उनके लिए आप देखिए जो 20 लाख के ऋण के लिए हमने किए, जो कि पशुपालन या फिर मछली पालन या और किसी चीज़ के लिए भी जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ है, तो 20 लाख का हमने जो है क्रेडिट का मुहैया करवाया है सरकार ने। साथ में मछुआरों को मजबूत कर नवी चीज दसो पंजाब वास्ते आपका की किया। अभी ये सारी चीज़ें जो है आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आया भी होगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आपका कोई सवाल होगा तो उसको मैं सवालों को भी लूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से देश की जनता को, कि हमारी सरकार जो है एक आम गरीब आदमी नागरिक का हाथ मजबूती से थामती है। आपने देखा है कि हमने कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उनको हर बार उनकी सहायता की है, और देश का वर्ग का कोई भी इंसान हो उसके लिए किया है, खास कर किसानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और हमारे जो युवा पीढ़ी के लिए, सब के लिए किया है। बजट आपने पढ़ा होगा, अगर उससे कोई आपका सवाल भी है तो हम सवाल लेने के लिए तैयार हैं। सर, पंजाब को क्या दिया इस बजट में? सीएम कह रहे हैं बिल्कुल पंजाब को देखा नहीं गया। आगे जो एक दिन बाद ही किसानों ने पुतले फूंकने शुरू कर दिए मोदी के, सीतारमण के। पंजाब को आपको बोल रहे हर सभी वर्ग का ध्यान रखा गया, किसानों का खास करके 20 लाख करोड़ तक पैकेज दिया कर्ज का। वो बोलते हैं हम कर्ज लेके क्या करेंगे, हमें दिया ही कुछ नहीं है। देखिए, पूरे देश का जब बजट बनता है तो उसमें हर स्टेट के बारे में चिंता की जाती है। एक खास के किसी स्टेट के लिए तो बजट नहीं है, स्टेट का बजट आएगा तो स्टेट देती है, लेकिन जब सरकार नागरिकों के बारे में बात करती है, सरकार जब देश के बारे में बात करती है, तो देश का बजट तो सभी इसके लिए होगा और सबका बेनिफिट। जैसे कि बर्डन बैठे पंजाब इस समय ड्रग्स से और मतलब क्राइम से जुड़ रहा है, इसके लिए अलग से नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे बजट में जब युवा पीढ़ी के बारे में बात होती है और युवा को सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्तिकरण, हमारे फार्मर्स को सशक्तिकरण, तो उसमें पंजाब के भी आते हैं और बाकी देशों के भी आते हैं। तो ऐसा कहना कि बजट में कि सिर्फ पंजाब के लिए करते हैं, ऐसा तो ये देश का बजट है। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि देश के बजट में पंजाब भी आता है और पंजाब की सारी जो समस्याएं हैं उसका आप एक पूछ रहे हैं सर, हमारे सीएम साहब का कहना है कि पंजाब को कुछ नहीं मिला है, पंजाब को दरकिनार किया गया है। देखिए, आप ये बताइए, पंजाब खासकर अमृतसर में बैठे हैं, लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, अगर कुछ दिया गया है तो आप बताइए। पंजाब के लिए कुछ स्पेशल पैकेज है या फिर जो बजट दिया गया उसमें पंजाब को क्या लाभ होगा? ये देखिए, जो मैं उसको जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, एक मिनट, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनको प्रदेश के लिए बजट देना है, प्रदेश का बजट जो है उनको देना है, लेकिन देश का बजट है, देश में जो है प्रदेश की भी बातें आती है। तो जो सरकारी निज़ाम से जो स्टेट एलोकेशन होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, कि आप कोशिश देखिए पंजाब की जनता के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के भाई बहनों के लिए, उनके बराबर जो है कोशिश रही है कि उनके लिए बहुत कुछ किया जाए। लेकिन बजट में स्पेसिफिक स्टेट का कोई जिक्र नहीं होता है, किसी स्टेट के लिए नहीं। बजटरी एलोकेशन जब होता है तो जो भी सरकार यहाँ से जो अब मुख्यमंत्री जी मांगेंगे, जिस चीज़ की भी डिमांड की है, तो बजट एलोकेशन तो किया हुआ है उस चीज़ के लिए। उस सारी जो चीज़ वायबल होगी, हर चीज़ यहाँ की पूरी कीजिए। जो आपके मुख्यमंत्री जी ने डिमांड किया था बॉर्डर के लिए,
जो 1000 करोड़ के लिए आप ड्रोन्स के लिए किया था, भाई आपको देखिए कि हमारा जो बजट है जो 5,25,000 से जो डिफेंस बजट 5,94,000 करोड़ का बन गया, तो जाहिर है हम उनसे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं बॉर्डर के बारे में। हमें ज़्यादा चिंता है हर चीज़ की, जो बॉर्डर सिक्योरिटी की। उनकी जो डिमांड है उन्हें तो खर्च करना नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उन्होंने एक सुझाव दिया, उस सुझाव का संज्ञान सरकार ने लिया, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया है, और जाहिर है वो उन सुझावों का संज्ञान लेते हुए जो सरकार बहुत सारी चीज़ जो करेगी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये डिमांड किया था और इसको एलोकेट किया, ऐसा तो नेशनल बजट में तो होता नहीं। लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पंजाब के लिए भी उनके जो उनके डिमांड थी, और ये सुझाव, डिमांड तो नहीं कह सकता, सुझाव जो था, उस सुझाव का संज्ञान सरकार ने लिया है। जो 1000 करोड़ उन्होंने मांगा था जो पंजाब के लिए, उसका संज्ञान लिया, और आने वाले दिनों में जब जो डिफेंस बजट है जब उसको खर्चा होगा तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए, शायद उससे ज़्यादा ही खर्चा हो 1000 करोड़ से, लेकिन उस सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और उसको खर्च करेंगे। तो सर, तो जेसीबी में 2 स्कैनर लगे हैं पिछले कई सालों से। आप कहते हैं, सभी लोग ये भाषण देते हैं कि हम लोग सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। अभी तक वो स्कैनर चल नहीं पाए हैं। पाकिस्तान के पास 2 बॉडी स्कैनर हैं। कहा जाता है ड्रोन से सब हीरोइन वहां से आती है। तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? मतलब कारण क्या, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि देश, आपका देश मजबूत हुआ पिछले दिनों में, 8 सालों 9 सालों में। ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, या आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, दुनिया में अगर आप चर्चा देखिए तो भारत जो है मजबूत देश की तरह उभरा है। इससे आप भी गर्वान्वित हैं, हम भी गर्वान्वित हैं। एक मिनट आगे आपकी बात कर, आपकी जो जितनी भी सुझाव हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी सुझाव, इसलिए कि सबसे सुझाव मांगा जाता है, तो हम उस सुझाव का ध्यान रखते हैं। अब जैसे किसी ने बात उठा लिया, जैसे अब आपको बता रहा हूँ, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे कभी कभी लोग ठेकरा फोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जो है उसमें किसान कम हो गए हैं। सर, मेरा सीधा सवाल है, जो बॉर्डर पे जो स्कैनर लगे हैं वो चालू क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा आपकी ऐसी कोई आपका जो सीधा सवाल है और उसके बारे में एकदम स्पेसिफिक मेरे को इस वक्त जानकारी नहीं, लेकिन मैं इसका जवाब अपने मीडिया के इंचार्ज के द्वारा जरूर दिलवाऊंगा। नहीं, मैं आपको इसको एग्जैक्ट जवाब दिल्ली से लेकर दे दूँगा। देखिए, उस पर काम चल रहा है, और जितना इस सरकार ने काम किया, शायद किसी ने ड्रोन पॉलिसी पे तो काम किया नहीं। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रोन पॉलिसी लेके आई है और उसके लिए बजटरी एलोकेशन भी किया है, और उस दिशा में जो काम भी चल रहा है, और जो स्पेशल मिशन जो है के तौर पे काम चल रहा है, इसलिए कि ये हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो इसका टाइमलाइन है वो अगले साल तक का है, और अगले साल इसका पूरा। सर, ये सोना इस वक्त 60,000 के पार हो गया। सोने पे इम्पोर्ट ड्यूटी है जो बढ़ाई गई है। कांग्रेस की सरकार में इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो मतलब अब 33% ज्यादा ड्यूटी चल रही है, जिसके वजह से सोना कम आ रहा है, उसकी वजह से सोना महंगा भी हो रहा है। देखिए, एक गरीब आदमी है, उसने 2 तोले 4 तोले अपने जो माँ बहन को या बेटी को देना होता है, वो आज वो उसमें नहीं है, और सोने का भंडार भी कम हो रहा है। इसमें क्या जो है? देखिए, सोना जो है, ये बात आप सही कह रहे हैं, सोना महंगा हुआ इस बजट के बाद। जो है सिगरेट हो, सोना हो, ये और इस तरह की चीज़ें जो थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन सोना नहीं है। नहीं, सोना देखिए, सोना पे हमने जो है, इसलिए कि सोना में आपको इस पर क्या बताओ, थोड़ा जो सरकार ने सोच समझ के फैसले किया, इसलिए कि सोने की स्मगलिंग भी बढ़ते होने की संभावना है। स्मगलिंग का भी ध्यान रखते हुए ऐसे फैसले लिए गए हैं, और ये फैसला सही है देश के लिए और देशवासियों के लिए। जब ज़रूरत पड़ती है तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी होती है। ऐसा तो नहीं, कितनी बार इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी की गई है, लेकिन आज की ज़रूरत के हिसाब से सोने पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ज़रूरी थी। अच्छा बजट है सर, एक चीज़ का सवाल सर लोग जानना चाहते हैं। आज भी हम कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम फ्री सामान देंगे, इतनी आज भी लोग इतने गरीब, क्या कारण है? देखिए, हम उसको गरीबी से बाहर नहीं निकलवा पाए, हम उनका उपयोग काम धंधा नहीं, ऐसा नहीं है। अब 2-3 आंकड़े आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ गया। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये सरकार जो है वो आम लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मध्य वर्गों की सरकार है, ये देश की जनता की सरकार है। इसमें जो सबको मजबूत रखना कि हमारा लक्ष्य रहता है। जब कोविड आया था तो कोविड के बाद हमारे सरकार के पास खजाना तो नहीं था, इसलिए कि आमदनी बंद हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी।
लेकिन सरकार ने अपने जितने खजाने थे सब खोल दिया और फिस्कल डेफिसिट जो है 10%, 9-9.5% पे चला गया। और हमने उस वक्त राशन देने का काम किया। हम राशन आम नागरिक को देते हैं इसलिए कि हमें लगता है कि देश के जो कॉफर्स है, जो देश का जो पैसा है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। आप छोटा सा मिसाल देते, कई से दो संपन्न देश हैं दुनिया के जिनके पास पैसा ही पैसा है, फिर भी अपने नागरिकों को थोड़ा चीज़ पहुंचाते हैं। अगर आपके देश में ये परंपरा चली है कि एक आम नागरिक को मजबूत किया जाए तो क्या है उसको, लेकिन अब आप सुनिए एक सेकंड। मनरेगा में देखिए एलोकेशन हमने बढ़ाया जब ज़रूरत पड़ी थी। आज मनरेगा के जो गांव में लोगों की जब नौकरियों की ज़रूरत नहीं है तो मनरेगा का बजट हमने कम भी किया। अब आपका और कोई सवाल है तो इस पर ले लीजिए, बता देता हूँ। सर टूरिज्म के लिए क्या है सर, आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है अंबानी अडानी के खिलाफ और केंद्र सरकार के भी आपस में मिलकर जो है वो सरकार जो ऐसे चल रही है और उनका साथ दे रहे हैं मोदी साहब। भाई ये बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सरकार के लिए तो कांग्रेस के लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अडानी साहब का सवाल है, अडानी साहब एक प्राइवेट, जैसे बिरला हैं, वह अंबानी हैं, वह अडानी हैं, सारे लोग बिजनेसमैन हैं। यहाँ के भी बिजनेसमैन कोई होंगे, उसका सरकार का कोई प्रोत्साहन ना होता है। सरकार इनकरेज करती है पॉलिसी से, जिसकी क्षमता है वो पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। सर सेना में जो है सिखों को जो है नोट डालने की जो उनको लाजमी कर दिया गया, उसके बारे में काफी विरोध हो रहा है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, अंग्रेजों ने उनको जो हेलमेट डालने के लिए कहा था तब भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो फिर सरकार को जब फैसला वापस, मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई ये हेलमेट के बारे में आप इनसे पूछ लीजिएगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, और कोई अगर आपका बजट से सर अक्सर 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, आपसे जो भी यहाँ से कैंडिडेट लड़ते हैं, भले ही हार गए, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वोट डाला कम से कम उन्हें इनका सुन लेना चाहिए। आपके बीजेपी के लोग यहाँ पर कहते हैं कि दिल्ली बैठ जाते हैं, बाद में आम लोग उनको कहाँ, आप बात तो कहते हैं जनता की सरकार है, हम जनता के लिए हैं, लेकिन जनता की आवाज़ सुनने हर कोई बंदा अपनी आवाज़ सुनाने दिल्ली तो जाएगा। देखिए, अगर रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर किसी सरकार ने वाकई दिया है एक आम नागरिक को, तो इस सरकार ने दिया है। अब अगर किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में आप बात करें, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने हर दिन 4 मंत्री को बैठना ही बैठना है लोगों से मिलने के लिए। किस सरकार ने किया था? आज भी देखिए, मेरा फोन उठा के देखिए, 4 मंत्री बैठे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। अमृतसर की बात करो नहीं, अब यहाँ पर कोई भी हम देश की बात कर रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक यहाँ के बारे में तो लोकल लोगों से आप बात कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक सरकार के पॉलिसी के बारे में बता सकता हूँ कि हर हफ्ते 5 दिन 4 मंत्री बैठते हैं। उनका काम है कि आप लोगों के बारे में सुने, लोगों की समस्याओं को समझें। और ये भी जो बजट आता है, आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये बजट ऐसे नहीं कि हवा में लगा दिया। 2 बजट का होता है। बजट इस तरह से बनाया जाता है कि लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, पहले तो ये, और बहुत चर्चा होती है। उसके बाद जो अपना बजट ऐसा हो कि आगे आने वाली पीढ़ी को किसी का ऐसा कर्जा ना हो, उस ध्यान को रखते हुए जितनी चादर है उस पर पैर उससे ज़्यादा ना फैलाते हुए एक मजबूत देश जो करता है, उस तरह से बजट को हमने पेश करते हैं। इसलिए आप देखिए कि पिछले 9 सालों में पीढ़ी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम 5वीं सीढ़ी पे, और आपको बताना चाहता है 2030 तक हम नंबर 3 पे हो जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था और जब नंबर 3 में होंगे तो उसका जो लाभ किसको मिलेगा? देश की जनता, आप हो, हम हो। आज मध्य वर्ग के लिए जो हमने जो टैक्स में छूट दी है वो किसका फ़ायदा होगा? उसको आपका होगा, हमें होगा, सारे मध्य वर्ग को। प्लस जो हमने जो सैलरीड लोग हैं, लीव इनकैशमेंट का जो हमने दिया है 25 लाख, 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख, उसका फ़ायदा किसको होगा? और सर गरीब की रसोई सस्ती नहीं हुई, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, त्रस्त कर रही है जनता। देखिए, 1200 का सिलेंडर हो गया एलपीजी। सुनिए, आपको बताना चाहता हूँ, एक सब्सिडी थी वो सब खत्म कर दी गई इस पे। नहीं, सब देखिए, सब्सिडी संपन्न लोगों के लिए खत्म की, बाकी लोग को। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, कोविड के समय पूरी दुनिया, उसके बाद से, और फिर यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में जो महंगाई बढ़ गई है, 10 डबल डिजिट में महंगाई बढ़ गई है। कम से कम आपको अपने ही देश के बारे में देखना चाहिए कि आज 5.8 के आसपास महंगाई है, और आगे के जो डायरेक्शन भी है वो नीचे जा रहा है। इससे समझ में आता है कि कई बार सीजनल फैक्टर, कई बार सप्लाई चेन डिसरप्शन, कई बार और अलग अलग जो परेशानियों की वजह से दुनिया जूझ रही है, लेकिन हम जूझ नहीं रहे।
हमारा 45 लाख करोड़ का बजट जो है अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि हम आज सक्षम देश हैं, मजबूत हैं और तेज़ी से मजबूत जो पटरी पे जो चल रही है अर्थव्यवस्था वो तेज़ी से दौड़ रही है। ये अपने देशवासियों के लिए भी बहुत गर्वान्वित होने वाली बात है। आप देखिए ना, ब्रिटेन में नेगेटिव ग्रोथ है, हमारे यहाँ पॉजिटिव। दुनिया में अगर एक इकॉनमी है जो सबसे ज़्यादा चमकती धमकती इकॉनमी देश की, जब अपने देश की इकॉनमी, ब्रिटेन नेगेटिव ग्रोथ में चल रहा है। चाइना जो है हमसे कम ग्रोथ में है। अमेरिका जो है 1.4 ग्रोथ में है। जो आपका जापान 1.7% ग्रोथ है। आपका देश जो है 7% ग्रोथ पे है और आगे वाले दिनों में डिस्पाइट इतनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद 6 to 6.80 का जो फोरकास्ट लोगों ने बताया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी, और महंगाई दर भी नीचे जा रही है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। जैसा मैंने कहा, पर कैपिटा इनकम भी जो है 76 लाख से 1.97 लाख हो गया है। ये इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे पॉलिसी मेजर्स जो भी लिए थे उसका फ़ायदा हुआ। धन्यवाद आप लोग सभी लोग का। आप लोग आज इस प्रेस वार्ता में आए। इसके बाद भी अगर कोई सवाल होगा तो हमारे मीडिया के जो प्रभारी हैं उनसे आप ज़रूर सवाल कर लीजिएगा। किसी चीज़ के भी सवाल का जवाब हम आपको प्रोवाइड करेंगे।